सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति। भारतीय योगशास्त्र एक संपूर्ण विकसित विज्ञान है। अष्टांग योग अनुसार यम से सामाजिक शुचिता, नियम से व्यक्तिगत शुचिता, आसन प्राणायाम से विज्ञाननिष्ठ निरंतर प्रयास और अंतरंग साधना अर्थात प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि से आनंदमय लौकिक जीवन के साथ पारमार्थिक मार्ग भी स्पष्ट प्रकाशित होता है। अपितु शांति समृद्धि के लिए योग को नित्य क्रियाकलापों में यत्नपूर्वक ढालना आवश्यक समझना चाहिए। बाल्यकाल ब्रह्मचर्याश्रम से ही योग अभ्यास करने से 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सहज रूप से प्राकृतिक स्वरूप में प्रकट होकर यश, आरोग्य एवं आनंद की प्राप्ति सुलभता से होती है। आयु के 8 से 15 वर्षों में बालक किशोरावस्था में पदार्पण करते हैं, तब यह प्रवास उनके लिए बड़ा ही संघर्षमय होता है। इस आयु में बालक अपने परिवारजन एवं शिक्षकों के प्रभाव से बाहर निकलने की पूर्व प्रक्रिया में होते हैं, अर्थात स्वयं की पहचान में निकले बालकों को यदि अंतर्मुख करने का प्रयास किया तो बाहर भटकने के स्थान पर वे स्वयं के अंतरंग का शोध कर पाते हैं। जीवन के समायोजन में शरीर व मन की पहचान, उनका सामर्थ्य तथा कमजोरियां और उनका उचित उपयोग व्यवहार में कैसे किया जाए, यह जानना अत्यंत आवश्यक है। स्वयं की सुप्त शक्ति व क्षमताओं को जानकर उन्हें जागृत व विकसित करने से एक एक बालक श्रेष्ठ मनुष्य बनेगा, इसमें कोई आशंका नहीं है। कैसे संभव है यह संभव है प्रज्ञा संवर्धन के यौगिक क्रियाओं के अभ्यास के द्वारा। क्या है प्रज्ञा संवर्धन? प्रज्ञा का अर्थ है सद्विवेकपूर्ण सर्वहितकारी बुद्धि। प्रज्ञावान होने के लिए जो यौगिक आचरण करना है, उसके सारे निर्देश स्पष्ट रूप से सारे उपनिषदों के साररूप श्रीमद् भगवत गीता में तो है ही, साथ में कृतियुक्त अभ्यास तंत्र, महर्षि याज्ञवल्की योग संहिता, घेरंड संहिता तथा पतंजलि मुनि के योग दर्शन में मुख्यतः प्राप्त होते हैं और इसका वैज्ञानिक सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त होता है भगवान शिवजी द्वारा माता पार्वती को कहे गए शिव स्वरोदय शास्त्र में। पूज्य स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज जी के अंतरंग शिष्य युद्ध शास्त्र तथा योग क्षेत्र में राज, हट, क्रिया व लय योग की विगत 30-35 वर्षों की साधना में लीन युद्ध एवं योगाचार्य श्री सुरेश जाधव जी ने उपर्युक्त सभी ग्रंथों का अभ्यास एवं व्यक्तिगत साधना से प्रयोग अंति 8 से 15 वर्षों के बालकों के लिए उपयुक्त यौगिक अभ्यास की रचना की। यही प्रज्ञा संवर्धन योग है। प्रज्ञा संवर्धन योग का अभ्यास क्रम विशिष्ट प्राण क्रिया से इड़ा, बाई एवं पिंगला दाहिनी नाड़ियों से बहता हुआ प्राण सुषुम्ना मध्य नाड़ी में विशिष्ट काल स्थिर करने से
आकाश तत्व का उदय अर्थात समाधि का अनुभव आता है। बहिर्मुखी इंद्रिया को आहार के लिए एक सात्विक विषय देकर उस पर प्रत्याहार साध कर शनै शनै ही उस पर धारणा ध्यान साधने से केवल कुंभक स्थिति की अनुभूति प्राप्त होती है। जब मध्य नाड़ी में प्राण प्रवाहित होता है तब मन अपने आप आकाश तत्व में विलीन होता है और मन में जो विषय है उसका सूक्ष्म चिंतन करना संभव हो पाता है, क्योंकि इस स्थिति में सविचार सवितर्क समाधि की अवस्था साधना संभव हो पाता है। अर्थात एक सत विषय का सूक्ष्म चिंतन करके उस विषय की सफलता के लिए जो उचित कृति करनी है उसके लिए सकारात्मक अंतःकरण तैयार होकर कर्मेंद्रिया द्वारा सुयोग्य क्रिया पूर्ण होती है और यश की प्राप्ति होती है। इस मध्यवर्ती संकल्पना पर आधारित बंध, शुद्धि क्रिया, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान इत्यादि द्वारा पंचतत्व कपालभाति के माध्यम से केवल कुंभक व प्रकाश धारणा की योग क्रिया अर्थात प्रज्ञा संवर्धन योग है। इसके साथ ही ज्ञानेंद्रिया संवर्धन का अभ्यास करना बालकों के लिए संयुक्तिक है। बाल्यकाल से ही बाह्य विषयों का आकलन अचूकता से परिपूर्ण व सात्विक हो, इसलिए पंच ज्ञानेंद्रिया की क्षमता उचित होनी चाहिए। ज्ञानेंद्रिया संवर्धन अभ्यास क्रम में विभिन्न त्राटक व यौगिक व्यायाम तथा भ्रामरी व ओंकार नादध्वनि अनुसंधान द्वारा शुद्धिकरण की विविध क्रियाएं अंतर्भूत की गई है। मस्तिष्क का विज्ञान कैसे कार्य करता है? मस्तिष्क के संबंध में आधुनिक वैज्ञानिक संशोधकों में से एक श्री रॉजर स्फेरी ने यह संशोधित किया कि मस्तिष्क की रचना उसके कार्य की सुविधा के लिए दो विभागों में विकसित हुई है, लेफ्ट हेमिस्फीयर बाया गोलार्ध व राइट हेमिस्फीयर दाया गोलार्ध। इन दो विभागों को विभाजित करने वाले पर्दे को कॉर्पस कैलोसम कहा जाता है। इनके कार्य भी भिन्न है। दाहिना गोलार्ध तार्किक, विश्लेषणात्मक, वास्तव आधारित कार्य करता है और बाया गोलार्ध अंतःप्रेरणा, भावनिक, कलात्मक विषयों के बारे में कार्य करता है। मस्तिष्क के यह दोनों भाग एक साथ क्रियान्वित नहीं होते। एक भाग एक समय पर 60 से 90 मिनट तक कार्यरत रहता है। विज्ञान के सामने यह प्रश्न अनुत्तरित है कि इस प्रकार मस्तिष्क के क्रिया के लिए प्रेरणा कहाँ से आती है और मस्तिष्क को इस प्रकार नियंत्रित कौन और किस प्रकार से करता है। मस्तिष्क के संबंध में अनेक वैज्ञानिक संशोधन होने पर भी विज्ञान एक ऐसे मोड़ पर आकर रुकता है जहां से आगे का मार्गदर्शन भारतीय योग विज्ञान से ही हो सकता है। भौतिक विज्ञान जहां अपनी चरम सीमा तक जाकर रुकता है, वहां से भारतीय योग शास्त्र मार्ग निर्देशित करता है। योग विज्ञान आधारित प्रज्ञा संवर्धन योग। शिव स्वरोदय शास्त्र अर्थात स्वर योग के अनुसार श्वास प्रश्वास के माध्यम से पिंड में प्रवेश करके विभिन्न प्रकार के कार्य करने वाले प्राण तत्व को स्वर कहते हैं और स्वर निश्चित समय पर बदलता रहता है। स्वर योग के अनुसार एक नथुने से स्वर 60 से 90 मिनट तक क्रियान्वित होता है तथा उसके पश्चात स्वयमेव दूसरे नथुने से उसी प्रकार कार्यरत होता है। इस प्रकार प्राण का यह अनुलोम विलोम पद्धति का कार्य 60 से 90 मिनट का एक चक्र पूर्ण करता है। स्वर की प्रणाली की ताल लय हमारे समस्त शारीरिक व मानसिक क्रियाकलापों को नियंत्रित व नियमित रखती है, किंतु मानव के तनावपूर्ण जीवन में इसकी यंत्रणा अनियंत्रित व अनियमित हो रही है और अनेक आदि तथा व्याधियां उत्पन्न हो रही है। वास्तविक हमारे मस्तिष्क का दाहिना गोलार्ध हमारे बाएं शरीर पर तथा बाया गोलार्ध हमारे दाहिने शरीर पर नियंत्रण रखता है। यह तो विज्ञान ने संशोधित किया, परंतु इस मस्तिष्क के गोलार्धों को
स्वर प्रेरित करता है, यह सत्य विश्व के उत्पत्ति से ही है। योग शास्त्र ने इसी आधार पर मानव के व्यावहारिक उपयोगिता के लिए प्राणिक क्रिया के तंत्र निर्धारित किए हैं और इसी पर आधारित पंच तत्व की साधना का अभ्यासक्रम है प्रज्ञा संवर्धन योग। प्रज्ञा संवर्धन अंतर्गत अभ्यासक्रम के तंत्र। उड्डयन बंध। शरीर के विविध संस्थाओं की सारी क्रियाएं 5 मुख्य प्राणों द्वारा नियंत्रित होती है। हृदय और फेफड़ों की क्रियाओं पर प्राण का, उत्सर्जनादि क्रियाओं पर अपान का, अन्न पचनादि क्रिया तथा प्राण व अपान में संतुलन रखने की क्रिया पर समान इस वायु का नियंत्रण होता है। पंच ज्ञानेन्द्रिया की क्रिया उदान तथा संपूर्ण शरीर में आवश्यकता अनुसार ऊर्जा के वितरण का कार्य व्यान नामक वायु अर्थात प्राण करता है। पंच प्राणों की क्षमता का विकास करने हेतु योग शास्त्र में विभिन्न बंध, मुद्रा तथा प्राणायाम का प्रावधान किया जाता है और इसके साथ पंच तत्व कपालभाति की योग क्रिया अधिक फलदायी होती है। कपालभाति। कपालभाति यह एक शुद्धि क्रिया है, साथ ही हीलिंग उपचार भी। यह एक ऐसी यौगिक क्रिया है कि उसके माध्यम से शरीर अंतर्गत सभी अवयवों से मस्तक संपर्क कर सकता है और विभिन्न भागों में स्थित दोष अथवा कमियां, लैकनेस जानकर उसे सुधारने का आदेश तथा उपाय भी दिया जाता है। कपालभाति करने से एक विशिष्ट क्षमता निर्माण होती है, जिस कारण इंद्रियां उनकी त्रुटि या कमी प्रकट करती है और ब्रेन, मस्तक उस पर उपाय सुझाता है। इस क्रिया के कारण मस्तिष्क की अपनी स्वयं की क्षमता बढ़ती है और हाइपो एक्टिवेशन के कारण अतिरिक्त प्राणवायु संग्रहित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर 5 महाभूतों से निर्मित जड़ देह है और पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश तत्व की प्राण क्रिया कपालभाति के योग तंत्र से करने पर शरीर अंतर्गत पंच महाभूतों की स्थिति नियंत्रित होती है तथा पंच तत्व का व्यवस्थापन सुनियोजित हो जाता है। इससे नाड़ी शुद्धि शीघ्र होकर व्यक्ति निर्मल एवं तेजस्वी प्रतीत होती है। पंचतत्व कपालभाति के योग तंत्रों का अभ्यास करने के कारण प्राप्त होने वाले शरीर, मन, बुद्धि, चित्त व अहम के सात्विक प्राकट्य के अर्थात दैहिक, मस्तकीय व यौगिक फायदे व आरोग्य लाभ इस प्रकार है। पृथ्वी तत्वीय कपालभाति। इस यौगिक क्रिया को करने से देह में पृथ्वी तत्व अर्थ एलिमेंट की वृद्धि होती है। दैहिक लाभ। अस्थि, मांसपेशी, त्वचा, केश इन जड़ धातुओं का और घ्राणेन्द्रिय का आरोग्य सुदृढ़ होता है एवं शारीरिक संतुलन क्षमता बढ़ती है। मस्तकीय लाभ। प्रमस्तिष्क अर्थात कपाल का सामने वाला हिस्सा फ्रंट लोब जागृत एवं शुद्ध होकर ज्ञानेन्द्रिया व मन इनका आपस का समन्वय उचित रूप में सहजता से हो जाता है, जिसके कारण ग्रास्पिंग एंड अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी अर्थात कॉम्प्रिहेंशन में वृद्धि होकर ग्रहण व आकलन शक्ति अधिक स्पष्ट रूप से कार्य करती है। यौगिक लाभ। शरीर अंतर्गत कोश में सूक्ष्म रूप से गुह्येंद्रिय से 2 अंगुल स्थान पर स्थित मूलाधार चक्र अर्थात पेल्वी प्लेक्सस उत्तेजित होकर निरामय आरोग्य, वाक शक्ति का लाभ तथा नियोजन क्षमता में दक्षता आदि गुण वृद्धिंगत होते हैं। जल तत्वीय कपालभाति। इस यौगिक क्रिया को करने से देह में जल तत्व अर्थात वाटर एलिमेंट की वृद्धि होती है। दैहिक लाभ। रक्त, श्लेष्म, वीर्य,
आदि द्रव धातु और रसनेन्द्रिय का पोषण नियमित हो जाता है। इससे पित्त के दोष दूर हो जाते हैं। मस्तकीय लाभ। मस्तक मध्य अर्थात कपाल का मध्य भाग मिड लोब उत्तेजित होकर इमेजिनेटिव पावर और क्रिएटिविटी अर्थात कल्पना एवं सृजन शक्ति का जागरण तथा विकास होता है। मन व बुद्धि का समन्वय ठीक मात्रा में क्रियान्वित होता है। यौगिक लाभ। शरीरांतर्गत सूक्ष्म रूप से मूलाधार चक्र के 2 अंगुल ऊपर के स्थान पर स्थित स्वाधिष्ठान चक्र अर्थात स्थूल रूप से हाइपोगैस्ट्रिक प्लेक्सस उत्तेजित होकर संयम शक्ति में वृद्धि होती है तथा अहंकारादि रिपु समूह नियंत्रण में रहता है। इस कपालभाति क्रिया में जालंधर बंध साधने से कंठ देश में स्थित विशुद्ध चक्र कैरोटिड प्लेक्सस को उत्तेजन प्राप्त होकर दीर्घजीवी शोकहीन निरोगी अवस्था प्राप्त होती है तथा मन विशुद्ध हो जाता है। अग्नि तत्वीय कपालभाति। इस यौगिक क्रिया को करने से देह में अग्नि तत्व अर्थात फायर एलिमेंट की वृद्धि होती है। दैहिक लाभ। शरीर स्थित अग्नि नियमित व नियंत्रित हो जाता है जिससे कफ के दोष दूर हो जाते हैं। जठराग्नि उचित मात्रा में प्रदीप्त होता है। दर्शनेंद्रिय के दोष नष्ट होकर दृष्टि क्षमता में वृद्धि होती है। शरीर की कार्य क्षमता बढ़ती है तथा शरीर सामर्थ्य में वृद्धि होकर अस्थमा आदि विकार नष्ट हो जाते हैं। मस्तकीय लाभ। अनुमस्तिष्क अर्थात कपाल का शिखा के नीचे वाला हिस्सा हाइंड लोब उत्तेजित होकर तर्क शक्ति व स्मृतिबद्धता स्मरण शक्ति अर्थात लॉजिकल और रिकलेक्शन एवं रिमेम्बरेंस कैपेसिटी में वृद्धि होती है तथा विश्लेषण एनालिटिक एवं निर्णय डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। यौगिक लाभ। सूक्ष्म रूप से नाभि मूल में स्थित मणिपुर चक्र अर्थात स्थूल रूप से एपिगैस्ट्रिक अथवा सोलार प्लेक्सस को ऊर्जा प्राप्त होकर अजीर्णादि रोग नष्ट हो जाते हैं। मंत्र कंपन का अनुभव अतिशीघ्र होता है तथा मन शांति का लाभ होता है। वायु तत्वीय कपालभाति। इस यौगिक क्रिया को करने से देह में वायु तत्व एयर एलिमेंट की वृद्धि होती है। दैहिक लाभ। देह के अंदर स्थित वात पित्त व कफ इन त्रिदोषों का निवारण हो जाता है। स्पर्शेंद्रिय का कार्य सुचारू रूप से प्रकट होता है। शरीर शुद्धि होकर संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा शरीर में चपलता आकर सभी कार्यकृतियां गतिमान हो जाते हैं। मस्तकीय लाभ। चंद्रनाड़ी शोधन क्रिया के समय मस्तक का दाहिना भाग राइट हेमिस्फीयर ऊर्जावान हो जाता है तथा सूर्य नाड़ी शोधन के समय मस्तक का बाया भाग लेफ्ट हेमिस्फीयर ऊर्जित होता है। चंद्र व सूर्य नाड़ी भेदन के समय मस्तक के दोनों हिस्सों का एक दूसरे से संपर्क होकर परस्पर साहचर्य क्रियान्वित होता है। इससे एक साथ तार्किक लॉजिकल व कला आर्टिस्टिक कौशलों का विकास तेजी से हो पाता है। मस्तिष्क के दोनों भाग जब एक साथ क्रियाशील हो जाते हैं तो व्यक्ति का विकास बहुमुखी होने लगता है। यौगिक लाभ। सूक्ष्म रूप से हृदय के पास स्थित अनाहत चक्र अर्थात स्थूल रूप से कार्डियक प्लेक्सस को ऊर्जा प्राप्त होकर शोक मोह आदि भावनाएं नष्ट होती हैं। स्वभाव में स्थिरता प्रगल्भता आती है तथा सगुण उपासक शीघ्रता से तल्लीनता प्राप्त कर सकते हैं। आकाश तत्वीय कपालभाति। इस यौगिक क्रिया को करने से देह में आकाश तत्व स्काई एलिमेंट की वृद्धि होती है। दैहिक लाभ। जड़त्व नष्ट होकर संपूर्ण शरीर शुद्धि हो जाती है। कर्णेंद्रिय की कार्यक्षमता उचित होती है।
निरामय स्वास्थ्य का लाभ होकर व्यक्ति सतेज, प्रसन्न व सक्रिय प्रतीत होती है। मस्तकीय लाभ: अनुलोम विलोम क्रिया से संपूर्ण मस्तक अर्थात कपाल के सारी कोशिकाओं की शुद्धि हो जाती है, अर्थात टोटल ब्रेन एक्टिव होकर कोई भी विषय मूल से पूर्ण रूप तक सहजता से समझ में आ जाता है। पूर्व स्मृति जागृत होकर कार्य सात्विक शुद्ध रूप से प्रकट होता है। यौगिक लाभ: इड़ा व पिंगला नाड़ी में समन्वय होकर प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करता है और सुषुम्ना नाड़ी क्रियान्वित होने से केवल कुंभक की स्थिति प्राप्त हो जाती है तथा मन आकाश तत्व में विलीन होता है, अर्थात ध्यान अवस्था अतिशीघ्र सधने लगती है और सत्वगुण प्रकट होकर व्यक्ति का कार्य सफलता से सिद्ध हो जाता है। कपालभाति के यौगिक क्रिया का अभ्यास के बाद भ्रामरी गुंजारव करने से मस्तिष्क में स्थित सभी केंद्रों को विश्राम प्राप्त होकर मन एकाग्र हो पाता है। भ्रामरी गुंजारव के पश्चात ओंकार प्रणवोच्चार करने से हृदय की संवेदना तथा प्रेम, भक्ति, श्रद्धा इन भावनाओं का विकास होता है। यह अभ्यास ज्ञानेंद्रिया तथा प्रज्ञा के संवर्धन में अत्यंत उपयुक्त सिद्ध हो रहा है तथा बालकों में उपस्थित चंचलता, भय, विस्मरण, शीघ्रकोप आदि समस्याओं पर नियंत्रण पाने का एक प्रभावी योग उपचार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।